जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में दर्पण का सूत्र और रेखीय आवर्धन पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख लो। और आज यहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। 2-3 उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे हम। उत्तल दर्पण का कहाँ पे उपयोग करते हैं? प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस, ये सब पढ़ेंगे आज। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग इसे नोट करके लिख लेना। नोट करके लिखना अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग में पहला लिखना चिकित्सा के रूप में। चिकित्सा में कैसे उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का? तो जब किसी व्यक्ति के आँख या फिर कान में या फिर नाक में या फिर गले में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका चित्र बड़ा बनाने के लिए, ठीक है, कान का चित्र बड़ा बनाने के लिए और प्रकाश को अपवर्तित करके कान में भेजने के लिए, ताकि कान के अंदर स्पष्ट दिखाई दे, ये 2 क्रिया के लिए हम चिकित्सा में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, और जहाँ पे सूर्य के प्रकाश के एनर्जी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, ठीक, जैसे जो वहाँ पे तापमान का ज़्यादा आवश्यकता होगा तो वहाँ पे क्या करते हैं, अवतल दर्पण को लगा देते हैं और उसका फोकस एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर कर देते हैं, जिससे वहाँ पे ज़्यादा तापमान उत्पन्न हो जाता है। आप लोग लेंस का उपयोग किए होंगे, इस तरह से लेंस के माध्यम से आप लोग कागज़ जलाए होंगे बहुत ज़्यादा, तो वो भी इसी नियम पर काम करता है। ठीक है, तो हो गया ये अवतल दर्पण का उपयोग। और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? उत्तल दर्पण का सिर्फ एक ही उपयोग है, आप लोग उसको भी नोट करके लिख लेना। उत्तल दर्पण को साइड मिरर, जो आप लोग बाइक चलाते हो, बाइक चलाते समय जो मिरर रहता है बगल में या फिर किसी भी वाहन में, जो उसमें बगल में जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, उत्तल दर्पण की विशेषता होता है कि वस्तु को छोटा करके दिखाता है, वस्तु को छोटा करके दिखाएगा, वास्तविक दिखाएगा। ठीक है, सॉरी, आभासी दिखाएगा, सीधा दिखाएगा, आभासी और सीधा दिखाएगा, लेकिन उसको छोटा करके दिखाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया, इसका एक उपयोग था बस। उसका हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है? तो चलो देखते हैं। जैसे ये मान लो एक माध्यम है, कोई हवा, यहाँ पे वायु है और इसका एक कोई सीमा है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे मान लो जल है, जल, इसको तुम उससे तुलना करो, कल्पना करो, जब कभी आप उदास होते हो, एकदम बहुत दुखी मन तुम्हारा रहता है और तुम्हारे घर के अगल बगल में कहीं तालाब या कोई पोखरा है, ठीक है, तो वहाँ पे जा करके तुम खड़े हो जाते हो। तो तालाब या फिर पोखरे का कोई ना कोई एक तट रहता है, या फिर समुद्र आप कह सकते हो, वहाँ पे तट रहता है। तो आप जहाँ पे खड़े रहते हो, आप कहाँ पे खड़े रहते हो? वायु में खड़ा रहते हो, हवा में। और अगर आपको पानी में जाना होगा तो क्या होगा? हवा एक माध्यम बन जाएगा और पानी एक अलग माध्यम बन जाएगा वहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे उसी का कल्पना करो। यहाँ पे ये तट है मान लो, तो यहाँ पे जल है जहाँ पे तुम खड़े हो, ये खूब बढ़िया से तुम खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, खूब मोटे से हो तुम, अच्छे से यहाँ पे तुम खड़े होकर के देख रहे हो, और यहाँ पे जल है, तुम यहाँ से खड़े हो और तुम कहाँ पे हो? वायु में। जब आपको यहाँ से यहाँ पे जाना होगा तो आप बताना हमको, वायु में चलना आसान होगा कि जल में चलना आसान होगा? तो कहोगे हमको वायु में चलना आसान होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी कंसेप्ट पे हम लोग समझ लेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अभी देखो क्या होता है। तो जिस तरह से आपको वायु में चलना आसान होगा, उसी प्रकार से प्रकाश को भी वायु में चलना आसान होगा। ठीक, तो ऐसे मान लो कोई प्रकाश किरण है जो वायु से चलना स्टार्ट किया, ठीक, वायु से चलना स्टार्ट किया, अब तट पे आ गया, उसको अब जल में जाना है, कहाँ? पानी में जाना है। तो जब वो पानी में प्रवेश करेगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, अपने मार्ग से भटक जाएगा। ठीक है, मतलब उसको चलने में वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। ठीक, ये प्रॉब्लम नहीं होता है, समझने के लिए बता रहे तुमको। तो जब प्रकाश किरण अपने मार्ग से भटक जाएगा तो इसी घटना को बोलेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन। इसका परिभाषा बनता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण को अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, एकदम सेम एक जो तुम लोग वहाँ पे कल्पना किए हो, एक नदी, और तुम वहाँ पे कल्पना कर लो नदी के तट पर तुम खड़े हो या फिर बैठे हो, खूब गुस्सा हो, एकदम उदास हो, एकदम किसी का इंतजार कर रहे थे, नहीं आया हो या फिर नहीं आई, गुस्सा आ गए, तो क्या होगा? वहाँ पे तुम पत्थर लिए इसे फेंकने लगे, वहाँ पे एक माध्यम बनेगा। ठीक है, जहाँ पे तुम खड़े रहोगे वो वायु रहेगा, और जहाँ पे तुम पत्थर को फेंकोगे वो क्या रहेगा? जल रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे अब तुम जहाँ पर खड़े थे ये वायु था, और जहाँ पत्थर मार रहे थे वो जल था। ठीक है, तो यहाँ पे
उसी बिंदु पर हम एक लंब रेखा डालते हैं, उसी बिंदु पर एक लंब रेखा डालते हैं जिसको अभिलंब बोलते हैं। तो आप लोग दर्पण में भी अभिलंब पढ़े थे और अभिलंब यहाँ पर भी पढ़ोगे, ठीक है, यन। अब वहाँ पे आप लोग सिर्फ एक यन पढ़े थे, मतलब एक अभिलंब पढ़े थे। यहाँ पे माध्यम 2 ठी है तो यहाँ पे अभिलंब कितना बनेगा, 2 ठी बनेगा, यन1, इसको बोलेंगे यन2, ठीक है। तो ये हो गया वायु और ये हो गया जल। तो जब कोई प्रकाश किरण इस तरह से किसी प्रकाश किरण के साथ इस तरह से घटना होगा तो ऐसे मुड़ जाएगा प्रकाश किरण। अब देखो किधर कब मुड़ता है, कब कहाँ मुड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से दूर दूर रहेंगे, ठीक है, तो हो गया विरल माध्यम। तो सघन और विरल माध्यम, तो आप बोलोगे ऐसा माध्यम जिसके कण पास पास होते हैं उसको हम सघन बोलेंगे, जिसके कण दूर दूर होते हैं उसको हम विरल बोलेंगे, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से अभिलंब से दूर हो जाएगा, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हो जाता है। इसका चित्र इस तरह से बनेगा। ये मान लो कोई माध्यम हो गया, इसका अभिलंब हो गया। अब यहाँ से कोई प्रकाश किरण ऐसे चला, अब यहाँ पे मान लो ये सघन था, ये सघन था, ये विरल है, ये विरल है, तो प्रकाश किरण इससे दूर हट जाएगा। ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करता है, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो वहां पे प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुक जाता है। देखो वायु क्या है, ये विरल है और जल सघन है, तो जब यहाँ पे जाएगा तो इस तरह से प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। तो ये 2 घटना हो गया। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, सघन और विरल माध्यम, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम हम लोग को पढ़ना है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम ये क्या होता है, तो चलो इसको एकदम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, इसके 2 नियम हैं। इसका पहला नियम होता है आपतित किरण, आपतित किरण और ये बोलेंगे अभिलंब। तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम यही कहता है आपतित किरण मतलब ए वाला किरण, अपवर्तित किरण मतलब ए वाला किरण, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये तीनों कहाँ रहेंगे, तीनों एक ही पॉइंट पे हैं। देख लो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही पॉइंट पे हैं। ये पहला नियम हो गया अपवर्तन का। और दूसरा नियम होता है किसी एक माध्यम के लिए आपतन कोण आई, इसका साइन, आपतन कोण आई का साइन, तथा दूसरे माध्यम के लिए अपवर्तन कोण, इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण, इसका आर का साइन, ये दोनों का जो अनुपात होता है ये नियत रहता है, अर्थात बदलता नहीं है, ठीक है, नियतांक रहता है, ठीक है। यही दोनों नियम है अपवर्तन का नियम, ठीक। आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना। तो कहने का मतलब ये था, इसमें प्रकाश के अपवर्तन के नियम में हम लोग को क्या पढ़ना था। प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा इस पर अभिलंब जो होता है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं और जिस पॉइंट पर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसका दूसरा नियम है किसी एक माध्यम के लिए आपतन कोण आई का ज्या मतलब साइन, तथा दूसरे माध्यम के लिए अपवर्तन कोण आर का ज्या मतलब साइन, इन दोनों का जो अनुपात होता है ये दोनों नियतांक रहता है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना और इसको लिख लेना। और इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब देखो हम लोग को लेंस पढ़ना है। लेंस क्या होता है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस क्या है, लेंस 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल लेंस। तो ये वाला कौन सा लेंस बनेगा, ये वाला बनेगा उत्तल लेंस। और फिर दोबारा क्या करो, इसी पृष्ठ को उठाओ, इसी गोले में से एक पृष्ठ इधर काट दो और एक पृष्ठ इधर काट दो, ठीक है। अब इन दोनों को ला करके दोबारा जोड़ दो, इसको जोड़ो, इस वाले पृष्ठ को, इसका इस बार नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 2। अब पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 को जोड़ो। जब पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 को हम जोड़ेंगे तो ए वाला पृष्ठ इधर ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे, और ए वाला पृष्ठ इधर आएगा ऐसे, ठीक है, ठीक है ना। देखो ए वाला पृष्ठ है यहाँ पे और ए वाला पृष्ठ है यहाँ पे। जब इन दोनों को जोड़ दोगे
तो यह बनेगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस बनेगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे लेंस के बारे में। आपको बताए हैं लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है। लेंस दो प्रकार का होता है, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। आपके पास ऐसे कोई एक खोखला गोला है, इसके एक पृष्ठ को काटो, इधर से एक दूसरा गोला है उस पे से एक पृष्ठ को काटो, इसको पृष्ठ ए, इसको पृष्ठ बी बोलो, पृष्ठ ए और बी को लाके जोड़ दो, इस तरह से बन जाएगा, या एक बन जाएगा उत्तल लेंस। इसी प्रकार से इसी गोले में से आप एक पृष्ठ और काटो और इस गोले में से एक पृष्ठ और काटो, इन दोनों पृष्ठों को ला करके जब इस तरह से जोड़ दोगे, ठीक है, इसको उठाओ, इसको ला के यहाँ पे रखो और इसको उठा करके ला करके यहाँ पे रखो, तो इस प्रकार के लेंस को बोलेंगे अवतल लेंस। जिस लेंस का दोनों सिरा पतला होता है उसको हम उत्तल लेंस बोलते हैं, जिस लेंस का दोनों सिरा चौड़ा होता है उसको हम अवतल लेंस बोलते हैं। यह लेंस क्या करता है? प्रकाश को मोड़ करके किसी एक पॉइंट पर ला करके रख देता है, इसलिए इस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ये वाला लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है, प्रकाश को और फैला देगा, इसलिए इस लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये लेंस का हो गया परिचय, ठीक। लेंस का प्रथम फोकस f1, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, इस तरह से मान लो आपके पास एक उत्तल लेंस है, ठीक है, ऐसे आपके पास एक उत्तल लेंस है, इस लेंस के मध्य से जाने वाली रेखा को हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? फोकस। इसका होगा ये प्रथम पृष्ठ, हो जाएगा प्रथम पृष्ठ, ठीक है। तो प्रथम पृष्ठ हो जाएगा। तो अगर हम इस पृष्ठ को ऐसे एक गोले का रूप दें, एक गोले का रूप, तो ऐसे करके एक गोला बना लेगा। तो जब गोला बनाएगा तो इसका यहाँ पे एक केंद्र होगा जिसको हम बोलेंगे C1। क्या बोलेंगे? C1। और इसी C1 को ही हम यहाँ पे F2 भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? 2F1, इसको बोलेंगे 2F1 कह सकते हो, C1 को ही। इसी प्रकार से जब इसको आगे बढ़ाओगे तो इसका भी एक केंद्र बनेगा जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे C2। लेकिन नॉर्मली हम C1 और C2 नहीं लिखते हैं, C1 और C2 नहीं लिख करके यहाँ हम लिखते हैं 2F1 और 2F2, ठीक है। तो जब हम लेंस का प्रथम फोकस पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? देखो, लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिस बिंदु से जाने वाला प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, ठीक है। जिस बिंदु से जाने वाला प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, उस बिंदु को हम उस लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम फोकस। तो इसका हम बोलेंगे प्रथम फोकस F1, ठीक है। तो ये हो गया लेंस का प्रथम फोकस F1, प्रथम फोकस। तो इसमें हम लिखते हैं इसके बारे में, प्रथम फोकस के बारे में, कि मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली प्रकाश किरण जब अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो इस बिंदु को हम प्रथम फोकस कहते हैं। और इस अवतल लेंस के लिए हम लोग लिखते हैं कि मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश किरण जब अपवर्तन के पश्चात जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो उस बिंदु को हम प्रथम फोकस F1 कहते हैं, ठीक है। इस तरह से करके दोनों का परिभाषा बन जाता है, ठीक। ये आप लोग फिगर को अच्छे से बना लेना, जो बोले आप उसको लिख लेना, नहीं तो डिस्प्ले पर शो रहा आप उसको देख करके लिख लेना, और नहीं तो आप लोग PDF का इंतजार करना, PDF लिंक में हम डाल देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से बना लेना फिगर को। अच्छे हो गया, चला जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो जब हम द्वितीय मुख्य फोकस पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है उसको हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक। इसको हम F2 से सूचित करते हैं, F2 से सूचित करते हैं। अगर आपको अवतल लेंस पे निर्धारित करना है इसी चीज़ को, तो आप एक अवतल लेंस बनाओ, अच्छा सा, बढ़िया सा, सुंदर सा, ठीक। ये हो गया अवतल लेंस, इसका हो गया मुख्य अक्ष। अब इसमें आप प्रकाश किरण को भेजोगे, प्रकाश किरण ऐसे गया, मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा था, इसका हो जाएगा अपवर्तन और ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। आपको हम बताए हैं अवतल लेंस प्रकाश को फैला देता है। अब इसको अगर आप मिलाओगे पीछे तो जहाँ पे आकर के मिलेगा, इसी प्रकार से यहाँ से कोई प्रकाश किरण गया, ऐसे मुड़ गया, इसको आप मिलाओगे पीछे तो जहाँ पे आकर के मिलेगा, इसी बिंदु को बोलेंगे F2, द्वितीय
फोकस, ठीक है, इसको हम F2 से सूचित करते हैं। तो आपको हम बता दिए यहाँ पे लेंस का द्वितीय फोकस। लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, तो इसको आप बताना कि लेंस के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, उसको हम लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसको F2 से सूचित करते हैं, ठीक है। और द्वितीय फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। आप लोग इसको लिख लेना अच्छे से। और द्वितीय फोकस दूरी को स्मॉल F2 से सूचित करते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है, पृष्ठ, तो दोनों का वक्रता केंद्र अलग अलग होगा, दोनों का केंद्र अलग अलग होगा, ठीक है, दोनों पृष्ठों का। तो दोनों पृष्ठों का केंद्र अलग अलग होने के कारण अगर दोनों के त्रिज्या को हम जोड़ दें, तो इस पृष्ठ का एक ऐसा पॉइंट निकल करके आता है जिसको हम 2F1 बोलते हैं। पहले पृष्ठ का एक पॉइंट 2F1, इसी प्रकार से दोनों त्रिज्या को जोड़ देंगे तो इस वाले दूसरे पृष्ठ का एक पॉइंट निकल करके आएगा जिसको हम कह सकते हैं 2F2, ठीक है ना। इस तरह से होता है 2F1 और 2F2। आप लोग इन दोनों सिंबल को याद कर लेना। बाकी इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, बस इसका विशेष महत्व जहाँ पे प्रतिबिंब का बनना हम लोग सीखते हैं वहाँ पे आता है, ठीक है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को पढ़ लो और बाकी हम लोग कल लेंस से प्रकाश के बनने का नियम पढ़ लेंगे। आपका ये चैप्टर वहाँ पे द एंड की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। बस इसमें एक हेडिंग और बचा है, हम लोग उसको पढ़ लेंगे और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग मेहनत करना, मेहनत हम भी कर रहे हैं, दोनों का मेहनत रंग लाएगा, आप लोग अच्छा नंबर पा जाओगे।